नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत के इस लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 12 पर हैं, जहां हमारा ध्यान केंद्रित होगा आर्थिक निर्णय लेना। इस पाठ्यक्रम में जिन मॉड्यूल्स में चर्चा हो रही है वो यहाँ दिखाए गए हैं और आपको पता है कि हम लोग वर्तमान में निर्माण अर्थशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्याज की गणना और तमाम फैक्टर्स पर विचार किया था। जहाँ तक सिंगल पेमेंट का सवाल है, कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, इक्वल पेमेंट को लेकर के कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, सिंकिंग फंड डिपॉजिट और कैपिटल रिकवरी फैक्टर, इन सब पर हमने विचार किया था। अब इनको प्रयोग में लाकर, इनका प्रयोग करके हम किस प्रकार निर्णय ले सकते हैं या निर्णय लेते हैं, इस पर चर्चा हम लोग आज करेंगे। इसको करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। इसका पिछली बार भी जिक्र हुआ था। माने कि ए और बी दो प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट ए की प्रारंभिक लागत अधिक है और वार्षिक रखरखाव की लागत कम है, जबकि प्रोजेक्ट बी में प्रारंभिक लागत कम है लेकिन वार्षिक रखरखाव की लागत अधिक है। एक निवेशक होने के नाते किस परियोजना को चुना जाएगा? तो इस पर हम लोगों ने कैश फ्लो डायग्राम बना करके यह देखा था कि जब तक हम, चाहे वो नेट प्रेजेंट वर्थ हो या कोई अन्य तरीका हो, तब तक इन विकल्पों में से चुनाव कर पाना मुश्किल है। और इस संदर्भ में धन का समय मूल्य, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सामान्य निर्णय लेने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है उनकी एक लिस्ट देखते हैं। पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन दो मेथड्स में, इन दो प्रणालियों में धन के समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वर्थ मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और इक्विवेलेंट चार्ज, इक्विवेलेंट एनुअल चार्ज और कॉस्ट बेनिफिट रेशो, इनमें हम धन के समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इन पर विचार करें। सबसे पहले पे बैक अवधि। ये वो समय है या वो अवधि है जिसमें कि निवेशक का निवेश वापस मिल जाता है, अर्थात रिटर्न। किस अवधि में, कितनी अवधि में एक निवेशक को अपना लगाया हुआ निवेश का धन वापस मिलता है, ये है पे बैक अवधि। इसमें धन के समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता और विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से कम पे बैक अवधि वाली परियोजना बेहतर मानी जाएगी या उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम यह देखें कि एक कंपनी के सामने दो विकल्प हैं, ए और बी। दोनों परियोजनाओं में प्रारंभिक निवेश 50,000 रुपये का है। प्रोजेक्ट ए को पहले वर्ष में 10,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 20,000 रुपये और अगले 4 वर्षों के लिए लगातार 15,000 रुपये के रिटर्न का अनुमान है। ये बात अगर हम प्रोजेक्ट बी में देखें तो प्रोजेक्ट बी में प्रारंभिक निवेश तो 50,000 रुपये का है ही, लेकिन उसमें सभी 6 वर्षों में 10,000 रुपये के रिटर्न की आशा है। पे बैक अवधि दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो अगर हम इसमें पे बैक अवधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमने पिछली बार भी कहा था कि चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो किसी भी वर्ष का कोई भी रिटर्न हो, चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, इसमें एक अनिश्चितता का कंपोनेंट भी होता है। लेकिन हम इस कोर्स में उस अनिश्चितता के बारे में विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उसको विचार में लेके आने से मामला अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसके एनालिसिस, उसका विश्लेषण मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रारंभिक डिस्कशन में, चर्चा में, हम उस अनिश्चितता का विचार न करते हुए इन आंकड़ों को सटीक मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम प्रोजेक्ट ए की नकदी प्रवाह को देखें। 50,000 रुपये का इनिशियल निवेश, प्रारंभिक निवेश, जो कि हमने नेगेटिव साइड में प्लॉट किया है नीचे, और ये हुआ व्यय, और हमारी जो रेवेन्यू है, आय, वो ऊपर प्लॉट की है। तो हर वर्ष के हिसाब से उसमें दिया हुआ था कि पहले वर्ष में 10,000, अगले वर्ष में 20,000 और अगले 4 वर्षों के लिए 15,000। तो इसको प्लॉट करने के बाद हम प्रोजेक्ट बी के नकदी प्रवाह को देख सकते हैं, जहाँ पर कि इसी 50,000 के अगेंस्ट अगले 6 वर्षों में लगातार हर वर्ष 10,000 का
रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, आशा है। तो अब हम अगर जब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पे बैक पीरियड वो हुआ ए के लिए, अर्थात हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने 50,000 रुपये लगाए, यह निवेशक ने 50,000 रुपये लगाए, उसको 50,000 रुपये कितने समय में वापस मिले। तो 10,000 रुपये ये, 20,000 रुपये ये और 15,000 रुपये ये। तो ये 10 और 20, 30 और 15, 45,000 रुपये तो उसको 3 वर्ष में मिल गए। अब 5,000 रुपये के लिए हम ये मानेंगे कि ये 15,000 रुपये जो कि 1 वर्ष में मिल रहे हैं उनको कितने महीनों में मिलेंगे, वह गणित यहाँ पे दिखाई गई है। और सीधी सी बात है कि अगर 15,000 रुपये 1 साल में मिल रहे हैं तो हमें 5,000 रुपये मिलने के लिए 1/3 अर्थात 4 महीने की अवधि लगेगी। तो इस विकल्प का पे बैक पीरियड 3 वर्ष और 4 महीने माना जा सकता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमने धन के समय मूल्य को इग्नोर किया है, उसको ध्यान में नहीं रखा है। हमने ये नहीं कहा है कि इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है या इस 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यह कैलकुलेशन किए बिना हमने सीधे सीधे कहा कि इस 50,000 को रिकवर करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, और वो समय निकल कर आता है 3 साल और 4 महीने प्रोजेक्ट ए के लिए। प्रोजेक्ट बी के लिए ये बिल्कुल सीधा है, क्योंकि 50,000 रुपये का व्यय है और 50,000 रुपये की आमदनी या रिटर्न होने के लिए हमें 5 साल का समय लगेगा। ए का पे बैक पीरियड 3 साल और 4 महीने हुआ, बी का पे बैक पीरियड 5 साल हुआ। तो कौन सी परियोजना प्रिफर्ड है? ए, क्योंकि उसका पे बैक पीरियड बी की तुलना में कम है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट में जल्दी हमको रिटर्न्स दे रहा है, इसलिए पे बैक पीरियड के हिसाब से हमें ए को चुनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की ओर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निर्माण कंपनी की औसत संपत्ति के लाभ का अनुपात होता है। आमतौर पर आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन कंपनी के अकाउंट स्टेटमेंट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जा सकता है। धन के समय मूल्य का ध्यान इस बात में भी नहीं रखा जाता। तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि कंपनी के अलग अलग समय पर संपत्ति और मुनाफे का विवरण नीचे दिया गया है और इसमें आरओआई क्या माना जाएगा, इस पर हमें विचार करना है। तो हमें एक तालिका दी गई है जिसमें कि हम देखते हैं कि कंपनी के एसेट 2000 में, 2001 में, 2002, 3, 4 में कितने हैं, और वो हमारे लिए ये आंकड़े उपलब्ध हैं। प्रॉफिट या मुनाफा हज़ारों में अगर देखें तो हर साल का हमें दिया हुआ है। तो इन 5 साल में अगर हम ये देखें कि हमें आरओआई कितना हुआ, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम कहते हैं कि औसत मुनाफा देख लेंगे और औसत एसेट वैल्यू देख लेंगे और उसका अनुपात लेकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, इन आंकड़ों का 15, 20, 30, 30 और 30 का अगर हम एवरेज लेते हैं, औसत लेते हैं, तो आता है 25,000। इसी तरह एसेट्स का औसत निकालते हैं तो हमें मिलता है 1 लाख। तो इनका अनुपात लेने से परसेंटेज करने पर 25% आता है। तो हमारा 25% हमारा आरओआई माना जा सकता है। तो इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम आरओआई का अनुमान लगा सकते हैं अगर हमारे पास आंकड़े उस रूप में उपलब्ध हैं। अब बात आती है उन पद्धतियों या प्रणालियों की जिसमें कि धन के समय मूल्य को, तो पहली प्रणाली जिस पर हम विचार करेंगे वो है रियायती पेबैक अवधि, यानी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड पर हम विचार कर चुके हैं। इसका रियायती भाग अर्थात वह भाग जिसमें कि हम धन के समय मूल्य का इंक्लूजन करेंगे। ये पेबैक अवधि के समान ही है, केवल धन के समय मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। आपके लिए स्वयं करने के लिए समस्या या एक असाइनमेंट है कि पेबैक अवधि को दर्शाने के लिए चर्चा किए गए उदाहरण में यदि 10% की छूट दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया जाए तो डिस्काउंटेड पेबैक अवधि क्या होगी। आप संदर्भ देने के लिए हम आपको वो स्लाइड फिर से दिखाते हैं कि एक कंपनी के सामने 2 विकल्प हैं, ए और बी, और उन परियोजनाओं में प्रारंभिक निवेश 50,000 का है और ए और बी में अलग अलग रिटर्न्स हैं। तो ए के रिटर्न्स हम फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं कि पहले वर्ष में 10,000, दूसरे में 20,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। तो अब इसमें
डिस्काउंटेड पेबैक अवधि निकालने के लिए हमको निकालना होगा इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू, इस 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू, इस 15,000 की प्रेजेंट वैल्यू, और इसको निकालते हुए हम 50,000 के आंकड़े पर कब पहुंचते हैं, वह अवधि होगी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब आप फिर विचार कीजिए कि जो हमारी बिना धन के समय मूल्य को लिए हुए जो पेबैक पीरियड आया था वह था शायद 3 साल और 4 महीने। अब अगर हम 10% की डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर चलेंगे तो जो अवधि आएगी क्या वह इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी? ये तो तय है कि इसके समान तो नहीं हो सकती है। यह बात आप स्वयं विचार कीजिए और एक बार खुद स्वयं कैलकुलेशन जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पेबैक अवधि अगर हमारी 3 साल और 4 महीने थी तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमारा जो है वो कितना हुआ। तो ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और मात्र पेबैक पीरियड, इसका जो फ़र्क है वह किस हद तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। अभी हम 10% लेकर एक कैलकुलेशन करेंगे जो कि हम नहीं कर रहे हैं, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप 10% पे कैलकुलेशन करिए, आप 15% पे करिए, 5% पर करिए, और तब देखिए कि ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इस रेट पर किस हद तक निर्भर है या कितना सेंसिटिव है। यह चीज़ हम आपके लिए होम असाइनमेंट के रूप में छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू धन के समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान t=0 में संपूर्ण नकदी प्रवाह का योग होता है। गणित की तरीके से अगर देखें तो एनपीवी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, और ये फॉर्मूला जहाँ से आया है इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। यह वो टर्म है जो कि तमाम टर्म्स जब हमने डिस्कस किए थे ब्याज दर में उनमें से एक है। ये कौन सा टर्म है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस CFT को यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे। जब हम ब्याज दर की गणना कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने 2 चीज़ें देखी थी कि हमारा वर्तमान में एक वैल्यू है और उसकी फ्यूचर वर्थ क्या है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका, और फ्यूचर वैल्यू दी हुई है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। तो इन दोनों कैलकुलेशंस के लिए हमने आपको फॉर्मूले दिए थे। उन्हीं फॉर्मूलों में से एक है ये। आप उसको फिर से देखेंगे, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एनपीवी जो है वो तमाम इस तरीके के एरोज़, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, अर्थात चाहे वो व्यय हो या आय हो, उसको हम t=0 पर जब लाएंगे तब इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए उसको ला सकते हैं और उनका योग कहलाएगा एनपीवी। तो इस पूरे इन्वेस्टमेंट जिसमें व्यय भी है और राजस्व यानी रेवेन्यू भी है, इनको जोड़ करके हम एक नेट प्रेजेंट वर्थ निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है और हम इसका प्रयोग करके एक निर्णय ले सकते हैं। स्वाभाविक बात है कि अगर एनपीवी अर्थात नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से अधिक है तो प्रोजेक्ट निवेशक के लिए मूल्य का निर्माण करता है। आखिरकार एनपीवी क्या है? प्रोजेक्ट की सर्विस लाइफ के दौरान जो व्यय और जो राजस्व है उसका योग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखते हुए जब हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो उसको कहते हैं एनपीवी। तो अगर वो 0 से अधिक है तो ये माना जा सकता है कि ओवरऑल मूल्य का निर्माण हो रहा है और उस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने की संस्तुति की जा सकती है। आमतौर पर विकल्पों का मूल्यांकन उनके एनपीवी के आधार पर किया जाता है। आइए इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें। तो अगर हमें ये दिया गया है कि कैश फ्लो 8 वर्षों का इस तालिका में है कि शुरू में हम 2 लाख रुपए व्यय करेंगे और उसके बाद 1 से लेकर के 7 वर्ष तक 35,000 रुपये हमको मिलेंगे और 8वें वर्ष में 37,000 रुपये मिलेंगे। इन मात्राओं को ध्यान में रखते हुए पता करना है कि पेबैक अवधि क्या है और 15% की ब्याज दर पर नकदी प्रवाह का एनपीवी क्या है। जब हम एनपीवी पता करेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि वो 0 से कम है या ज़्यादा है और उसके आधार पर हम यह संस्तुति कर सकते हैं कि परियोजना क्रियान्वित की जाए या नहीं। तो सबसे पहला काम होगा इस तालिका में दिए गए आंकड़ों को एक कैश फ्लो डायग्राम में परिवर्तित करना।
तो ये हुआ 2 लाख रुपए का व्यय और ये हुआ 35,000 रुपए की आय और आखिर में 37,000 रुपए की आय। इस आरेख के माध्यम से हम पे बैक अवधि अगर निकालते हैं तो पे बैक अवधि में आपको ध्यान होगा हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लेना है, अर्थात मात्र हमको यह पता करना है कि ये 2 लाख रुपए रिकवर करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। अगर हम इस आरेख को देखते हैं तो 200 रिकवर करने के लिए 35 × 5 अर्थात 175 और फिर 25, तो 25 रिकवर करने के लिए छठे वर्ष में 35 का कुछ अंश लिया जाएगा और वो अंश यहाँ दिए गए तरीके से लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा मोटे तौर पर 5 साल और 9 महीने। तो इस प्रोजेक्ट की पेबैक अवधि हुई 5 साल 9 महीने और ये 5 साल 9 महीने क्या है? यह वह अवधि है जिसमें कि हमको ये 2 लाख रुपए जो निवेश किए थे वो लौट के आ जाएंगे। ये अनुमानित राजस्व को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एनपीवी निकालने की कोशिश करते हैं। एनपीवी का फॉर्मूला इस प्रकार है और हम 15% की ब्याज दर मानेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? हम इसी कैश फ्लो को इस रो में दिखाएंगे, -200 फिर 35, 35, 35 और अंत में 37। इस रो में हमने दिखाया है SPPWF अर्थात सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। यह आपको ध्यान होगा कि जब हमने चर्चा की थी तो वो फैक्टर है जो कि हमको एक बाद में आने वाली आंकड़े को वर्तमान में उसका मूल्य क्या है यह निकालने के लिए हम सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर का प्रयोग करते हैं और ये फैक्टर तमाम तालिकाओं में उपलब्ध है। उन तालिकाओं से हम देखेंगे कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक यह फैक्टर 0.87, 75, 65 आदि होते हुए 0.32 तक है। इन फैक्टर्स को अगर हम यहाँ दी गई अनुमानित राजस्व के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो 35,000 की है वो 30.45, यहाँ के 35,000 की वैल्यू 26.25, यहाँ के 35 की वैल्यू 22.75 होते हुए यहाँ पर आने वाले इस 37 की वैल्यू 11.84 आती है। अब नेट प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए हम इस रो में दिए गए सभी आंकड़ों का योग लेंगे और देखेंगे कि यह आता है -43,610। तो -43,610 का मतलब हुआ कि यह ओवरऑल मूल्य जनरेट नहीं कर रहा है। एनपीवी नेगेटिव है और इसलिए इस प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन के लिए संस्तुति नहीं की जा सकती है। तो ये तो हुई एक कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हुए हम ये करें कि इस 15% को हम 10% कर दें, तब क्या होगा? यह कैलकुलेशन इस तालिका में दिखाया गया है। यहाँ पर वही SPPWF फिर से एक बार दिए गए हैं और यह आंकड़े पिछली बार की तालिका से अधिक है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम फिर से इन 35, 35, 35 को इन फैक्टर से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसका योग लेंगे तो हम देखेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू -4110 है। अर्थात कुछ तो बेहतरी हुई, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले हम थे -43,610 पर, जबकि हमने ब्याज दर ली थी 15%। अब जब हमने 10% ली है तो हम हैं -4180 पर। तो अभी भी इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने की संस्तुति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हम उसके काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। अर्थात अगर इसको अलग शब्दों में कहा जाए तो यदि ब्याज दर 10% के आसपास है तो इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन शायद किया जा सकता है। एक बार फिर यह एक्सरसाइज हम करें इस 10% को 5% करके, तब क्या होता है वो इस तालिका में दिखाया गया है और ये फैक्टर्स फिर से हमको लेने पड़ेंगे उस तालिका से जो कि 5% के लिए लिखी गई है। उस 5% की लिखी तालिका से ये फैक्टर लेंगे और फिर हम इन वैल्यूज़ को पुनः कैलकुलेट करेंगे और तब देखेंगे कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू +26,390 हो गई। तो ध्यान दें कि अब
एनपीवी का साइन बदल गया है। पहले जो नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया है और यह कहा जा सकता है कि इस निवेश का क्रियान्वयन किया जा सकता है। एक करोलरी के रूप में आप यह भी कह सकते हैं या ये देखेंगे कि एक ऐसी ब्याज दर भी होगी जहां पर कि एनपीवी शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब हमने 15% ब्याज दर ली थी तब हमारा एनपीवी था -43,000। जब हमने 10% लिया तो ये हो गया -4,000 के आसपास। अब हमने जब 5% लिया तो हम पहुंच गए +26,000 पे। तो 10 और 5 के बीच में एक ऐसी स्थिति अवश्य है, एक ऐसा ब्याज दर अवश्य है जहां पर कि एनपीवी 0 होगा। उस ब्याज दर का क्या महत्व है, उसको हम परिभाषित करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो मानदंड है जिस पर कि नकदी प्रवाह का एनपीवी शून्य होता है। एक चित्र के रूप में अगर हम देखें तो एनपीवी और डिस्काउंट रेट या ब्याज दर अगर हम प्लॉट करेंगे तो आईआरआर यहां पर आ रहा है। गृह कार्य के रूप में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस उदाहरण में आईआरआर को निकालने की कोशिश करें, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। आपको 5 और 10% के बीच में थोड़ा एक बार या 2 बार शायद फिर से इटरेशन करना पड़ेगा। जहां तक फॉर्मूले का सवाल है, फॉर्मूला ये माना जाता है आईआरआर कैलकुलेट करने का। तो यहां पर यह रेट ऑफ रिटर्न जहां पर कि इस योग को 0 कर दिया जाए या यह योग 0 हो जाए, उसको तो हम कहते हैं आईआरआर। इस आईआरआर को ट्रायल एंड एरर, जिस प्रकार से हमने अभी किया कि पहले 15% लिया, फिर 10% लिया, फिर 5% लिया, इसी प्रकार से ट्रायल एंड एरर के विधि से ही हम डिटरमिन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए अधिक आईआरआर वाला विकल्प बेहतर होता है या प्राथमिकता देने वाला होता है। तो अगर हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक कंपनी के पास 2 विकल्प हैं, एक में आईआरआर 6% आता है, एक में आईआरआर 8% आता है, तो कंपनी 8% वाले आईआरआर के विकल्प को चुनेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और एनपीवी का उपयोग करके विकल्पों का आकलन करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ठेकेदार को ऐसा काम करने के लिए दिया गया है जिसमें एक उपकरण खरीदने की आवश्यकता है। कार्य करने के लिए 2 ब्रांड के उपकरण ए और बी उपलब्ध हैं। ए की इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक लागत या प्रारंभिक निवेश 7 लाख है और बी की कॉस्ट 4 लाख, किंतु 3 वर्षों के लिए इनके रखरखाव की कॉस्ट या रखरखाव की लागत एक में मात्र 3 लाख है जबकि बी में 5 लाख है। तो प्रश्न ये है कि हमें या उस ठेकेदार को किस इक्विपमेंट को खरीदना चाहिए, ए या बी। इस निर्णय को करने के लिए दी गई जानकारी को हम ब्रांड ए के कैश फ्लो का आरेख बनाएंगे। तो 7 लाख की इनिशियल कॉस्ट और 3-3 लाख के रखरखाव के कॉस्ट। ध्यान दें कि ये चारों वैल्यूज नीचे की तरफ प्लॉट की गई हैं क्योंकि चारों ही व्यय हैं। इसी प्रकार हम ब्रांड बी का कैश फ्लो आरेख बनाएंगे जहां पर कि इनिशियल कॉस्ट 4 लाख है, मेंटेनेंस की कॉस्ट हर साल 5 लाख है। इनकी हमको प्रेजेंट वैल्यू लेके आनी है और तब हम ए और बी की तुलना कर सकते हैं। तो एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम प्रयोग में लाएंगे EPPWF अर्थात इक्वल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। यह भी हमने पिछली बार चर्चा की थी। यहाँ पर इक्वल पेमेंट इन्वॉल्व है। हम 3 साल तक 3-3 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर वही अमाउंट 3 लाख नहीं है, 5 लाख है, लेकिन सिद्धांत वही है। तो इन 5 लाख की या इन 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए EPPWF का प्रयोग करेंगे जहां पर कि हमको A मालूम है, I मालूम है, N मालूम है और P कितना हुआ ये हम पता करना चाहते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि I अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 3 वर्ष के लिए A हमारा 3 लाख है। तो ये जो फैक्टर है EPPWF वो आप तालिका में देखेंगे तो 2.58, 2.59 कुछ है। तो उसको प्रयोग करते हुए हम NPV ऑफ A अर्थात A ब्रांड का
उपकरण खरीदने पर एनपीवी आता है 14.77 लाख। इसी प्रकार अगर हम बी की कैलकुलेशन करते हैं, बी में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख और फैक्टर वही रहेगा, उसमें 5 लाख गुणा होगा, तो हमारा एनपीवी आता है 16.95 लाख। तो अब 14.77 और 16.95 में क्योंकि 14.77 कम है, इसलिए यह संस्तुति की जा सकती है, ये रिकमेंडेशन की जा सकती है कि इक्विपमेंट ए को खरीदा जाए। तो यह एक उदाहरण था जिसमें कि हमने दो विकल्पों को एनपीवी के कैलकुलेशन के आधार पर तुलना की और यह देखा कि किस इक्विपमेंट को खरीदा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रणाली या इस सिस्टम से असमान जीवन काल के विकल्पों का मूल्यांकन कैसे होगा। इस बार तो हमने कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए 3-3-3 और 5-5-5 कर लिया था। यह आवश्यक नहीं है कि ये कांस्टेंट ही हो। तो अगर कांस्टेंट नहीं होगा या दोनों में 3 साल और 4 साल का फर्क हो जाए कि एक इक्विपमेंट 3 साल काम कर सकता है जबकि दूसरा इक्विपमेंट शायद 5 साल चलेगा, तब हमको क्या करना होगा। अधिकांश स्थितियों में विकल्पों में समान जीवन काल नहीं होता या समान मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है। विकल्पों की रैंकिंग प्रक्रिया के साथ निष्पक्ष होने के लिए जीवन काल को इस तरह संशोधित किया जाता है या किया जाना चाहिए कि वे बराबर हों। इसके लिए दो सामान्य प्रक्रियाएं की जाती हैं। एक तो है कॉमन मल्टीपल मेथड और दूसरा फिर हम किसी और तरीके से काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक कॉमन मल्टीपल मेथड का सवाल है, इस पद्धति में विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए विकल्पों के जीवन अवधि के कम से कम सामान्य गुणकों को सहटर्मिनस करके जीवन अवधि के रूप में चुना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक इक्विपमेंट है जो 3 साल चलेगा, दूसरा इक्विपमेंट है जो कि 4 साल चलेगा, तो इनकी तुलना करने के लिए हम ये मानेंगे कि 12 साल की अवधि अगर हम लेते हैं तो उस 12 साल में ए को हमको 4 बार बदलना पड़ेगा जबकि बी को मात्र 3 बार बदलना पड़ेगा। तो जो कैश फ्लो डायग्राम है वो चाहे ए का हो या बी का, हम अलग अलग बनाएंगे और इस प्रकार ए और बी के 4 बार या 3 बार कैश फ्लो डायग्राम बना करके तब हम एनपीवी को लेकर आएंगे और 12 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए ये तुलना करेंगे कि ए और बी इसमें से कौन सा श्रेयस्कर होगा। यह तो हुई कॉमन मल्टीपल मेथड की बात। जहाँ तक अन्य तरीकों का सवाल है, कभी कभी परियोजना की लंबाई के आधार पर एक अध्ययन अवधि का चुनाव किया जाता है और कभी कभी विकल्पों में सबसे छोटी जीवन अवधि को अध्ययन अवधि के रूप में चुनकर कैलकुलेशन करके हम एक निर्णय बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले मानदंड की ओर, जिसको कि हम इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में प्रयोग में लाते हैं। वो है इक्विवेलेंट एनुअल चार्ज या EAC। इसमें हम क्या करते हैं, EAC परियोजना के वर्तमान मूल्य को परियोजना के जीवन काल में समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। अर्थात हम व्यय या राजस्व सब लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक NPV निकालते हैं। इस NPV को निकालने के बाद इस NPV को हम परियोजना के जीवन काल में समान रूप से वितरित कर देते हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। इससे हमको एक मोटा मोटा अंदाज़ा यह लगता है कि आखिरकार ये जो NPV है वह पूरे जीवन काल में, पूरी उसकी सर्विस लाइफ में कितना होगा। जहाँ तक इसके कैलकुलेशन का तरीका है वह इस फॉर्मूले में दिखाया गया है कि PV वर्तमान मूल्य है, N प्रोजेक्ट का जीवन काल वर्षों में है, K ब्याज दर है और A हमारा एनुअल चार्ज है। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका इसमें दिखाया गया है। एक और तरीका जो कभी कभी यूज़ किया जाता है वो है बेनिफिट कॉस्ट रेशो। ये क्या हुआ, उत्पन्न लाभ अर्थात बेनिफिट के वर्तमान मूल्य, जिसको कि हमने PVG कहा है, का निवेश के वर्तमान मूल्य, जिसको हमने PVI कहा है, इसका अनुपात। अभी तक हमने जब NPV की कैलकुलेशन की है
तो क्या किया है कि जो व्यय हो रहा है और जो राजस्व है उसको हम लोगों ने एक ही साथ लेकर यहां पर योग करने की कोशिश की है, उसको जोड़ दिया है। कॉस्ट बेनिफिट रेशो करने के लिए हम यहां का एनपीवी अलग और यहां का एनपीवी अलग निकालते हैं और उसका अनुपात लेते हैं, उसका रेशो लेते हैं। तो पीवीजी जो यहां पे कहा गया है उसको इसी फॉर्मूले से सिंगल पेमेंट फैक्टर की तरीके से लेके आना है। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट को भी एक सिंगल फैक्टर की तरीके से यहां लेके आना है और उसका रेशो ले लेना है, पीवीजी डिवाइडेड बाय पीवीआई। ये होगा बेनिफिट कॉस्ट रेशो। तो पीआई ये जो रेशो है अगर 1 से कम है तो निवेश को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और अगर ये 1 से अधिक है तो यह निवेश संस्तुति के योग्य है। तो इस प्रकार जो आज का लेक्चर था जिसमें हमने तय किया था कि हम कुछ सामान्य निर्णय लेने के मानदंडों के बारे में चर्चा करेंगे, पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इक्विवेलेंट एनुअल चार्ज और बेनिफिट कॉस्ट रेशो, इनकी चर्चा हमारी समाप्त हुई। अगले लेक्चर में हम कुछ और बात करेंगे इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन की। तो इस स्लाइड में दी गई कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं जो कि आपको इस लेक्चर में ही नहीं बल्कि इस पूरे पाठ्यक्रम में चर्चा में लिए जा रहे विषयों को अधिक समझने में सहायक सिद्ध होंगी। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।